हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिकॉज मैं गुड मॉर्निंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी गुड मॉर्निंग हो रखी है मेरी। राइट नाउ द टाइम इज लाइक 4:23 AM। तो अगर मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ तो आप लोगों को भी जरूर करना चाहिए, जेई स्टूडेंट्स स्पेशली। तो टुडेज टॉपिक और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक स्पेशल टॉपिक है जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो नोट डाउन द हेडिंग फिजिक्स। एंड इस फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं एक अपना प्यारा सा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। जेई एडवांस से काफी ज्यादा सवाल आ जाते हैं, जेई मेंस में भी बहुत सवाल आते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है अगर आपने इसको अच्छे से मजबूत कर लिया तो आई थिंक आपको कहीं कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे के टॉपिक जैसे कि लेट से अज्यूम कुछ टॉपिक ऐसे हैं फॉर द कंडीशन, जैसे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू होता है। इससे पहले पहले आपको क्या आना चाहिए? इससे पहले आपको बस थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जो कि मैं भी थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। एंड अदर देन दैट, अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको कैपेसिटर भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप कैपेसिटर, अगर आपने इसमें मास्टरी हासिल कर ली, अगर आप इस सब्जेक्ट के मास्टर बन गए, इस वाले टॉपिक के मास्टर बन जाते हो, तो आपको बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा ही आसानी से आप अदर टॉपिक्स को मास्टरी कर सकते हो। जैसे कि उससे पहले थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मतलब अपने को क्या क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अपने लोगों को फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन चीज तो फॉर्मूलाज ही है, और अपनी एक बेस थ्योरम। कोई बता पाएगा ये कौन सी थ्योरम है? एनीवन? कमेंट डाउन अगर जिसको पता था ऑलरेडी, अभी और वीडियो पॉज करके अभी के अभी जाके कमेंट करो। सो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज गॉस थ्योरम। ठीक है, और गॉस थ्योरम जिनको पता है तो वो बहुत सारी चीजें अपना वोल्टेज भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल, एंड अदर थिंग्स भी निकाल सकते हैं। तो आपको कैपेसिटर्स बहुत अच्छे से आ जाएगा, आपको इंडक्टर्स बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको मैग्नेटिज्म में भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आपने देखो एक पैटर्न है, पैटर्न ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया, फिर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है मेन टर्निंग पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है कुछ लोगों को इसको समझ नहीं आया, लेकिन ये टॉपिक अगर आप समझ लेते हो ना, देन आप इजीली कैपेसिटर कर सकते हो, इंडक्टेंस और मैग्नेटिज्म भी समझ सकते हो। मैं समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अपने अच्छे टॉपिक्स, और मतलब पूरी एक जो पैटर्न है ना, इसी चीज पे डिपेंड करता है। इंडक्टर करा, मैग्नेटिज्म करा, मैग्नेटिज्म के बाद आप अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट से पहले मैग्नेटिज्म भी एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं, एक्चुअली ये इधर ही हो गया है कवर, इंडक्टर इंडक्टेंस वाला। तो यहाँ पर ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम अल्टरनेटिंग करंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, अल्टरनेटिंग करंट से बहुत ज्यादा जेई मेंस में, स्पेशली फ्रॉम जेई मेंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, कंसेप्ट होता है। अगर आपको कंसेप्ट एकदम समझ में आ गया है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे और कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो इतना करने के बाद जिन लोगों को ये सब चीजें समझ में आती है, मैं एक थोड़ा इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको रिवाइज हो सके। अगर आपको इतना पता है तो मैं इसकी टाइमलाइन बना दूंगा और आप स्किप करके वीडियो वहां से चालू कर सकते हो जहां पर हम टॉपिक अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। अभी मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ ताकि यू गाइस शुड नो कि ऑल द थिंग्स, अगर आप शुरू से बोलते हैं ना एक फाउंडेशन, अपना बेस क्लियर है, तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, फाड़ू से फाड़ू क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड जो इंडक्टेंस यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला है। इंडक्टेंस जैसे जिसमें इंडक्टेंस हम यूज करेंगे, उसी के बाद ही हम आते हैं अल्टरनेटिंग करंट पर। ठीक है, तो आपको कैपेसिटेंस आ जाएगा समझ में, आपको आ जाएगा इंडक्टेंस समझ में आ जाएगा, आपको अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। और जेई मींस का एक बहुत बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, कोई गैस कर सकता है, जो जेई मींस में मोस्टली पूछ लिया जाता है, जिससे लॉजिक गेट्स भी आते हैं, जो हमारे सिलेबस में मेंशन भी है। वो है हमारा फेवरेट टॉपिक, हम क्या बोलेंगे उसको, सेमीकंडक्टर यार। राइट, सेमीकंडक्टर क्यों? अगर आपको सेमीकंडक्टर आता है ना, तो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इजी इजी क्वेश्चन देखो सब लोग सॉल्व कर लेंगे इन द फिजिक्स। अगर आपको सेमीकंडक्टर आ गया तो मोस्टली आप जब बीटेक करने जाओगे, आगे के बारे में मैं थोड़ा सा एक बता दे रहा हूँ, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो लोग ऑप्ट करेंगे,
उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी और उनको ना अपने सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। मैं आपको फिजिक्स से प्यार करना सिखा दूंगा। सो द थिंग इज कि सेमीकंडक्टर भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे महारती हासिल कर ली है, और वो हम करवाएंगे आपको। सो द थिंग इज, चलो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं। और आपको ना पहले एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक्साइटमेंट रखो कि कैसे करके करना है। तो मेक अ हेडिंग, और मैं चाहता तो आप लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा सकता था, लेकिन मैं एज अ आपके साथ चल रहा हूं कि अगर मैं अगर करता सपोज एज अ स्टूडेंट तो कैसे पढ़ाई करूंगा, हाउ शुड आई स्टडी, दैट इज ऑल्सो द थिंग। ठीक है, हाउ शुड आई स्टडी। तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक है उसमें अगर मैं ध्यान दूं, थोड़ा सा गौर करूं, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा थोड़ा पढ़ा होना चाहिए। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है तो यू मस्ट नो अबाउट चार्ज, पोटेंशियल, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी। चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, तो अब यहां पर क्या होगा, नया नया चीज नई चीज क्या आने वाली है, करंट। तो करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब यू मस्ट नो अबाउट द चार्ज एज वेल एज द पोटेंशियल डिफरेंसेस, जो भी अगर आप कहना चाहो कह लो। और इलेक्ट्रोसिटी में मेन चीज क्या आती है, जो फोर्स लगता है दो चार्जेस द्वारा, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जानकारी तो है। अब बाद में आप रिवीजन करते जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। चलो अब बिल्कुल अब टोटली शिफ्ट कर जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। नाउ हम करंट के बारे में सोचेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, कोई भी, बिकॉज वी आर स्टडी साइंस, तो साइंस भी अगर पढ़ रहे हो तो पहले तो हाउ, व्हाट, व्हाई तो हमेशा ही होना चाहिए दिमाग में। वह ऐसे क्वेश्चंस हमेशा अराइज होने चाहिए दिमाग में। आप जे एडवांस की तैयारी करने जा रहे हो, जेई मेंस की तैयारी करने जा रहे हो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द एंटायर कंट्री। तो यू शुड बी सम लाइक some smart things which you have to adapt in your mind so that you can succeed in a better way and अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ। जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो सॉल्व कर ही पा रहे हो, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू। तो करंट, सबसे पहले अगर हम एक अगर पॉज ले लो, अगर ले सकते हो, सोचो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो क्या आना चाहिए दिमाग में। टेक अ पॉज ऑफ दिस वीडियो, मैं भी पॉज करता हूँ सपोज करो, और फिर मैं अपने दिमाग में चीजें लेके आता हूँ, और जो जो आपके आइडिया थॉट्स आए दिमाग में, आप ना उस चीज को लिखो पहले। क्या क्या आप समझ सकते हो कि कहाँ पे यूज होता है, व्हेन, हाउ, व्हाई, जिससे आपको ना एक इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी डेवलप होना चालू हो जाएगी। मैं भी पॉज कर रहा हूँ इस वीडियो को और कट टू दैट नाउ। तो क्यूरियोसिटी आपको होनी चाहिए, क्वेश्चंस जो अराइज होने चाहिए दिमाग में, जैसे कि मेरे जो अभी हो पाए हैं, जरूरी नहीं है वो बहुत एग्जैक्ट हो, लेकिन आप करते हो ना तो आपको क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप उनका आंसर देखने और खोजने की कोशिश जरूर जरूर करोगे। दैट इज द मेन थिंग। तो अभी मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस आए हैं वो है कि डे टू डे यूजेस होता ही है, हम लोग करते हैं करंट का और वोल्टेज का, या जो भी कहो, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की जो मेन बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम डेली यूज ले रहे हैं, तो वो कैसे आ रही है हमारे घरों में और कहां से आ रही है, एंड उसको मेजर कैसे करते हैं, क्या हमें इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है, हमारे उसकी डायमेंशन क्या होती है, हमारी उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। पावर क्या होती है, थोड़ा बहुत तो हमें पता है कि पावर आ गई, पावर चली गई। फेजेस होते हैं अलग अलग, जैसे फेज हमारा घर का फेज चला गया, ऐसे कुछ कुछ थॉट्स होंगे दिमाग में। तो जितने भी थॉट्स हो पा रहे हैं ना, आप जितना भी सोच पा रहे हो, एक ऐसा पता है क्या करा करो, थोड़ा सा ना डायमेंशन बना लिया करो एक पेज के साइड में, उसमें अपने क्वेश्चंस लिखा करो। क्योंकि जे इज ऑल अबाउट, और साइंस बेसिकली साइंस इज ऑल अबाउट थिंकिंग। अगर आप अपना ये डेवलप कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कुछ भी चीज समझने के लिए कोई ज्यादा कठिन नहीं लगेगा। पॉइंट पता है क्या है? लोग देखते नहीं है, लाइक उन्हें बस कंप्लीट करना है सिलेबस, उससे मतलब होता है। कंप्लीट करो, लेकिन उससे पहले अगर थॉट के साथ करोगे ना तो स्मार्ट वर्क और ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा दिमाग में। ना कम टू द टॉपिक फास्ट। डे टू डे यूजेस, हाउ करंट फ्लोज, हाउ टू मेजर, हाउ टू वायर अलाइन सर्किट इन अवर हाउस होल्ड्स। ठीक है, हमारे जो घरों में वायरिंग वगैरह आ रही होती है तो वो कैसे करके होती है, लाइक इतने सारे वायर्स होते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, इलेक्ट्रिशियन बोर्ड में कुछ करता है, वायरिंग वायरिंग यूज करता है। और हमारा पंखा है, पंखे में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, हम उसको चेंज करते हैं
तो कैसे चेंज हो जाता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ऐसे थॉट्स ना अपने धीमे धीमे डेवलप करो, डेली थॉट्स डेवलप करोगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में भी, और आपको ना खोजने का मन करेगा, तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगेगी, खेल लगेगा। तो हमें क्यूरियोसिटी अगर हमने डेवलप कर ली तो हमारे लिए पढ़ाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्ले और गेम। गेम की तरह लगा तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, मजा भी आएगा, हम और आप एक मिलके सीखते हैं। तो अभी अभी जो मेरे दिमाग में थॉट आए हैं, सबसे पहले अगर मैंने क्वेश्चंस अगर अराइज करिए हैं, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, तो मुझे ये पता होंगे कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। तो पहले तो है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले दिमाग में पहला पहला थॉट आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट द करंट, तो व्हाट इज करंट। तो करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूँ, कठिन कठिन चीजें भी आएंगे, डोंट वरी। तो चेंज आपको ये बताएगा अलग अलग, सबके अपनी अपनी डेफिनेशन है। चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम, ओके, दैट इज करंट, या आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एनसीईआरटी में पढ़ लिया होगा। बट इसका मतलब क्या है, चेंज इन करंट, करंट क्या चेंज हो जाता है, या सॉरी चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम, माय बैड। तो चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम करंट हो जाता है, मतलब इससे फर्क क्या पड़ा, मतलब चार्ज अगर रखा हुआ है, सपोज कर लीजिए, और चार्ज अभी था कुछ और भी नहीं है, तो क्या वो करंट हो गया, आपने आपसे ये भी पूछना है। तो जो छोटे छोटे डाउट होते हैं ना, क्योंकि एडवांस में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं कि एक ही क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हो सकता है आपको दो आंसर्स के बारे में पता हो, लेकिन तीसरे के बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, तो आपका गलत हो सकता है। तो एडवांस अगर मेंस की तैयारी करो तो आपको फॉर्मूला बेस आना चाहिए, और अगर उसके लिए है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक अरिहंत की एनसीईआरटी एक बुक आती है जिसमें सिर्फ फॉर्मूला होते हैं, ब्लैक कलर की होता है, उसका तीनों की आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इवन बायोलॉजी की भी आती है, तो आप लोग वो खरीद लो। जेई नीट वाले जो भी देख रहे हैं वो खरीद लो, उसमें आपको डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेंगे, और थोड़े थोड़े मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, और आप रट लो, आपका जेई मेंस क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से, बहुत अच्छे मार्क्स से। क्योंकि मेन बात है कि आपको जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो करके आने ही है सॉल्व, उसके अलावा थोड़ा सा कठिन अगर आपको सॉल्व करके, आपको दो किसी चीज का नहीं होता कि कठिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, कठिन क्वेश्चन बहुत लाखों स्टूडेंट्स है जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने अगर आपने सिंपल क्वेश्चन छोड़ दिया, वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो उस चीज का मन में जो दुख होता है ना, जब एग्जाम के बाद निकलते हैं कि ये तो आसान था यार, ये तो मुझे आना ही चाहिए था, इतना तो मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, तो बात हो रही है पर यूनिट किसकी, तो इसको हम इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से याद भी होने चाहिए। तो वैसे तो करंट को जस्ट बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो लिख लेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको अच्छे से डिफाइन हो गया, सपोज करो डी क्यू बाई डी टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, ओके, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंट उस समय के बारे में ही बता रहा है, तो इसको इंस्टेंटेनियस करंट बोल देंगे, क्योंकि छोटा सा डी क्यू लिया और पर यूनिट टाइम लिया, लेकिन ये डेफिनेशन क्या है, इनकम्प्लीट। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, मोस्टली लोगों को पता ही होगा, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ डेल्टा क्यू कह सकते हैं, या फिर चार्ज, और वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और फिर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, मतलब हम कोई ना एक एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, उस एरिया से वो चार्ज पास कर रहा है, अगर वो पास नहीं करेगा ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो मूव कर रहा है, लाइक अब अगर सिंपल बात करें कि हमारा करंट क्यों फ्लो होता है, तो करंट इसलिए फ्लो होता है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होते हैं। अभी इसको आगे डिटेल में और समझेंगे, क्रॉस सेक्शन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन आई लेट से लेते हैं, अगर एवरेज वाली बात कर ली उसने, तो डेल क्यू थोड़े टाइम के लिए अपॉन डेल टी, ये एवरेज करंट की इक्वेशन हो गई अपनी, ठीक है। तो उसकी यूनिट भी लिखेंगे, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट आपको याद रखनी है, वैसे तो एम्पियर में हम डिनोट करते हैं, और एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम, क्योंकि क्या है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, कूलाम पर सेकंड, ठीक है, 1 एम्पियर इक्वल टू कूलाम पर सेकंड, ये चीज दिमाग में आपको होनी चाहिए। अगर ये हो जाती है, उसके बाद करंट फ्लो क्यों होता है, अगर हमने देखा जाए, और इंस्टेंटेनियस करंट को भी अभी डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, लेट से इंस्टेंटेनियस करंट को भी जल्दी से लिख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल्स टू आई टी
लेट्स से लिमिट्स लगा दी, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। मतलब बहुत छोटा टाइम के लिए, बहुत इंस्टेंट टाइम के लिए हमारा कितना चार्ज चेंज हुआ थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, दैट डिफाइन द करंट। सो अगर हम बात कर रहे हैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया में, अगर हमारा जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है, चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जो चार्ज फ्लो हुआ हमारा पर यूनिट टाइम, यानी कि बहुत डेल्टा टी, बहुत छोटे टाइम के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा करंट होगा। ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब चार्ज हम फ्लो करने की बात कर रहे हैं, तो चार्ज फ्लो हो क्यों रहा है सबसे, अब देखो, अब मैं आया मेन टॉपिक दिमाग में। अगर आपको ये पता चल गया कि चार्ज फ्लो क्यों हो रहा है, व्हाई डज चार्ज फ्लो, तो हेडिंग ला लेंगे जल्दी से। देखो, थोड़ा अगर डिटेल में पढ़ना है ना, एडवांस की तैयारी करनी है, तो इतनी चीजें समझना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इतना मुझे आता है, तो एक काम करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो और जल्दी जल्दी देखो। व्हाई डज चार्ज फ्लोज, और इसके में नोट्स अगर किसी को प्रोवाइड करने हैं, किसी को चाहिए, तो प्लीज डू कमेंट, उसको मैं पर्सनली मेल कर दूंगा, या फिर अपनी मेल आईडी दे दोगे तो आ जाएगा उसके पास नोट्स। लेकिन जो जिनको चाहिए होंगे, जिनको जरूरत होगी, वही मांगे, वरना सारी चीजें मेंशन है ही, हर जगह मेंशन है। तो व्हाई डज चार्ज फ्लोज, अब यार सिंपल बात है, सपोज करो एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है मेरे पास, लेट से इसको अगर एक बात कर दी, तो चार्ज कैसे फ्लो करेंगे हम, इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, जब लेट से फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है, लेट से दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, अगर फोर्स लग रहा है इस पे, तभी चार्ज इधर फ्लो करेगा, चार्ज इज मूविंग, ठीक है, चार्ज मूव कब करेगा, जब फोर्स लग रहा होगा। और फोर्स क्यों लगता है, कोई भी चार्ज पे हम फोर्स कैसे लगा सकते हैं, क्या बाय हैंड लगाएंगे, बाय पुश करेंगे, तो कोई भी चार्ज को मूव करना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो एज वी नो, इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होती है, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप्स, यानी कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता है। तो हमें पता है कि सपोज करो प्लस वी है और यहाँ पे 0 है इतनी जगह पे, तो यहाँ पे एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू चार्ज इज मूविंग। तो फिर अब क्या चार्ज क्या होता है कोई वायर में, देखो सिंपल बात है, करंट अगर फ्लो कराना है तो वायर में करंट फ्लो होती है। एक लेट से एक हमने वायर लिया, इट इज मेड ऑफ कॉपर, अब इसमें मुझे मूव करानी है क्या, करंट, तो कैसे करंट कैसे मूव होगी, तो करंट में मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया मैंने, अब पोटेंशियल डिफरेंस मैं कैसे दे सकता हूं, सपोज एक बैटरी के थ्रू मैंने दिया, आपको इतना थोड़ा समझना है। तो हुआ क्या यहां पर, जो कॉपर का वायर है, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो, कोई भी कंडक्टर में, ये आप जानो, ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा चीजें ना चैट जीपीटी कर लिया करो आजकल। तो कंडक्टर बेसिकली होते हैं, इनमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अलाइंड इन द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस क्यू लेट से, और इलेक्ट्रॉन फिर कहां मूव करेंगे, इनका चार्ज सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, देखो सारी डायमेंशन आप लोगों को पता होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इनका मास कितना होता है, हमें क्यों याद करने की जरूरत पड़े, हम किसी पर डिपेंडेंट क्यों रहे कि वो वहां पे मेंशन करेगा तो हम उसको यूज कर लेंगे, याद होने चाहिए फिर भी। तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, किसी को पता है, नहीं पता, 1.6027 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा, ठीक है, तो नेगेटिव ये मेंशन कर दिया मैंने, कूलॉम होगा। तो अब इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर रहा हूं, तो चार्ज कहां मूव करेगा, इसके अपोजिट में, क्योंकि माइनस है, ये तो पता है ना, इतना समझ में आता है, इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखी है सबने। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया चार्ज, तो फिर यहां फिर क्या होगा,
जो हमने करंट की डायरेक्शन लेते हैं ना, तो करंट की डायरेक्शन हम ये मान के एज्यूम करते हैं कि दिस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, हमने एक कहते हैं लेट्स से पॉजिटिव क्यू है कोई, क्योंकि ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। हम ये मान के चलते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी क्या मूव होती है, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो अगर सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, अब हम इस वाले को हम डिटेल में देखेंगे। तो लेट से इसको हमने यहाँ बढ़ा लिया, अब डिटेल में कैसे देखेंगे, यहाँ पे हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। अच्छे से फिगर बना लेते हैं, फिगर वगैरह अच्छे से बनाना, जिससे फर्स्ट टाइम है ना नोट्स को थोड़ा सा साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे और शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। तो इसलिए इनको बिल्कुल आप समझ लो, अच्छे से बनाने ही बनाने हैं। तो इलेक्ट्रॉन थे ना, रैंडम रैंडम घूम रहे थे, इधर घूम रहा था कोई इलेक्ट्रॉन, इधर घूम रहा था कोई इलेक्ट्रॉन, रैंडम, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, कहीं पे भी घूम सकते हैं। और कितनी वेलोसिटी से घूमते हैं कोई भी पता नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, कोई एक इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली घूम रहे थे, ठीक है भाई। ये वो जो कंडक्टर हमने लिया था जो कि हमारा कॉपर का लिया था। अब सपोज करो हमने अभी इनिशियल स्टेज थी, ये रैंडम घूम रहे हैं, ठीक है, और हमने अभी वायर और बैटरी खुली रखी है। ये पोटेंशियल, बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमने अप्लाई नहीं किया है। अब वी आर कनेक्टिंग, हमने क्या करा, अब इसको कनेक्ट कर लिया। तो व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू दिस, आप दूसरा फिगर बना लेना, मैं इसी में समझा देता हूं। सेकंड स्टेज के बाद जब हमने कनेक्ट किया तो ये क्या हो गए, इन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने लगी। सपोज करो पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज, हमने ऐसे बैटरी को डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो डिनोटेशन ऑफ बैटरी ये याद रखना है, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। तो डिनोटेशन ऑफ बैटरी, तो ये पॉजिटिव को हम बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव है, अब इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है वो कहां भागेंगे, वो हमारे भागेंगे टू द पॉजिटिव, कहां, इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी। तो ये बैटरी को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, तो यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां गया, हमारा इलेक्ट्रॉन भागा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसको बोलते हैं टर्मिनल्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल, और इसको नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब ये नेगेटिव भागे, तो करंट को हम डायरेक्शन क्या दिखाएंगे, करंट की डायरेक्शन हम शो करेंगे आई, इस डायरेक्शन में होगी करंट, ठीक है। तो आई बराबर हम फॉर्मूला लिखते हैं, आई बराबर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अच्छा अभी आगे और डिफाइन करेंगे, और कैसे हो रहा है करंट फ्लो, क्यों हो रहा है और कहां से हो रहा है। तो कोई एरिया की बात करी जा रही है, सपोज करो, अब क्या है, ये जो डिसअलाइन थे, तो इसमें तो जो हमारी जो वेलोसिटी होती है ना, तो रैंडम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ये होती है टर्म इन द सेंस ऑफ 10 की पावर +6 मीटर पर सेकंड की स्पीड में होती है। यानी इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, समझ में आया। क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले ना थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब क्या ये रैंडम थे, अब जैसे कि अलाइंड हो जाते हैं, लेट से एक और मैं अज्यूम कर लेता हूं, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे, अपना फिगर बना लेते हैं दोबारा से, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। गलत बन गया थोड़ा सा, आप लोग सही बनाना भाई, मेरी गलती हो सकती है, आप लोग गलती नहीं करना है, मुझे दे ही नहीं देना, मैं दे चुका हूँ। सो अज्यूम कर लो ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन हो गए, वो क्या हो गए, अब अलाइंड हो गए इस डायरेक्शन में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडम घूम रहे थे। अब क्या हुआ, पहले तो रैंडम घूम रहे थे, उससे करंट जनरेट नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, एक तरफ अलाइन हो गए, तो क्या होगा, उससे करंट जनरेट हो गया। तो करंट किधर, दूसरी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होता है जनरेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर अप्लाई हो रही है, यानी कि क्या है, जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई उसी साइड में क्या होता है, करंट भी डेवलप होता है। तो आई भी उसी डायरेक्शन में ही होगा, तो करंट इधर हमारा फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है ना, जैसे मान लो किसी स्पीड से देखो मूव कर रहा है, चार्जेस मूविंग, तो किससे करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि हम ड्रिफ्ट करा रहे हैं, मन नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री घूमता है उसके क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंडक्टर की, लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग ड्रिफ्ट करा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे वीडी से डिनोट करेंगे, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख लेंगे, मेन कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हमारा जनरेट हुआ, तो आई बराबर हमने क्या लिखा, ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से पास हो रहा था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, और सपोज करो वी डी हमारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
और क्या है हमारा एन, और यहां पर चार्ज क्या है हमारा ई। ई क्या होती है हमारी, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। ई इज लेट से क्यू ले सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से पास हो रहा है तो हमने क्यू लिख लिया अभी, बट क्यू को हम क्या भी लिख सकते हैं, ई, क्यू स्लैश ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि जो चार्ज है अभी हम कोई वायर में बात करें तो ई से ही डिनोट करेंगे। और एन यहां पर क्या है, एन हमें यहां पे याद रखना है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स हैं उससे मैटर करेगा ना कि कितने ज्यादा है। अगर मान लो बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल तो उससे फर्क पड़ेगा, पर यूनिट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। या तो आप पूरे करके लिख लो या फिर ऐसे करके लिख लो। तो एन को हमने डिफाइन कर दिया, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ गया, आई बराबर ए वी डी एन ई, आई बराबर ए वी डी एन ई। और इसको हम याद कर लेंगे, घोटा लगा लेंगे, और इसको हम स्टार भी मार्क कर लेंगे। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाते हैं। और हम, अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया इससे, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, और ये वाला कंसेप्ट इतना हमारा जो हुआ था टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा। आई इक्वल टू ए वी डी एन ई, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से, और इसको स्टार मार्क कर लो जिससे याद रह जाए। अब जैसे हमारा इतना याद रह गया, ठीक है, अब लेट से हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। एक कंसेप्ट आता है, क्योंकि ये जो मोशन होता है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, इसको हम बोलते हैं जिग जैग मोशन। क्या बोलते हैं, जिग जैग मोशन। कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, अब ये थोड़ी फालतू की चीज है लेकिन याद रखनी है, क्योंकि आ सकती है कभी कभार पूछेगा, और आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। देखो मैं अभी कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, रीडिंग वाला काम तुम लोग खुद भी कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखो जिगजैग मतलब कोई भी पाथ पे जा रहा है जिसको समझ नहीं आ रहा, कोई भी जिगजैग पाथ जा रहा है, तो इसकी एक एवरेज काइनेटिक, देखो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो क्या होगा, लेट से अब ये मूव क्यों हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, अगर मान लो मेरा बिल्कुल जो मैं टेम्परेचर अगर जीरो कर देता हूँ, सपोज करो, सपोज टेम्परेचर अगर मैंने, अगर ये कभी इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो दिमाग में आना चाहिए, तो वैन क्वेश्चन आने चाहिए दिमाग में। हम ये नहीं करते हैं कि हम कोई चीज बता रहे हैं, ये करते हैं कि भाई क्यों रुकने चाहिए, वैन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अब हमारे क्वेश्चन आया दिमाग में, कैसे हो सकते हैं यार, ये कैसे घूमेंगे, तो उससे पहले हमें दिमाग में सोचना है यार, ये घूम रहे हैं और ये मूव कर रहे हैं रैंडमली, तो कर क्यों रहे हैं, कोई तो बात होगी, कोई तो रीजन होना चाहिए, कोई फैक्टर। तो फैक्टर यहाँ पे क्या है, ये चीज दिमाग में आया तो आप इसको आंसर भी मिल जाएगा। फैक्टर है टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर जीरो कर देता हूं ना, सपोज करो 0 केल्विन कर दिया, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। व्हाई इज दैट सो, क्योंकि हमारी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम लिखते हैं 3/2 के टी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब के इज द व्हाट, थर्मल कांस्टेंट वाला नहीं है, आपने जैसे पहले पढ़ा होगा कैलोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन में, ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं आर अपॉन एन ए। आर तो पता ही है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि क्या होते हैं, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो के को ऐसे एज्यूम कर लो, और ड्यू टू थर्मल एनर्जी, सॉरी 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 माय बैड, यहाँ पे के है वो हमारा थर्मल एनर्जी का ही कांस्टेंट है, तो के इज लाइक दैट। और तो यहाँ पे जो के है वो आर अपॉन एन ए नहीं होगा, यहाँ पर के का मतलब अलग है, थर्मल कांस्टेंट के लिए यूज होता है, और इसको हम क्या करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल करते हैं। इसको आप बाद में भी समझोगे, और लूजली ज्यादा वो नहीं होते ना बैलेंस, एक हम आगे जाके पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं फ्रीली, इतना कुछ वो नहीं होता, क्योंकि उनका एनर्जी गैप होता है ना बहुत कम होता है। लेकिन 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 अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, तो क्या होता है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो करंट, जो हमारे रैंडम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाता है, एक्चुअली तो वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, वेलोसिटी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। नाउ द थिंग इज लाइक, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इसकी वेलोसिटी जो होती है ना वो 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है एट रूम टेम्परेचर, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब ये तो चीज क्लियर हो गई। अब क्या है, थ्रू एनी करंट, तो और फिर क्या है, अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी लूंगा, क्योंकि यार ये तो देखो पूरे हर जगह घूम रहा है रैंडम रैंडम, तो सपोज करो एवरेज वेलोसिटी, आपने पूछा एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
इन कंडक्टर। तो वो क्या हो जाएगी हमारी हो जाएगी भाई बच्चों, क्या हो जाएगी, किसी ने एज्यूम किया, जीरो। एनी डायरेक्शन घूम रहा है रैंडम, मान लो सारी डायरेक्शन में घूमा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी की बात हो रही है ना, वेलोसिटी तो हर डायरेक्शन में अलग अलग होती है, तो उसका क्या हो जाएगा, एक एवरेज, बहुत लेंथी टाइम के लिए देते हैं तो एवरेज तो जीरो ही आएगा, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही है, जिगजैग में है तो रैंडम जीरो आता है। ठीक है, अब हमने पता चल गया कि हमारा क्यों होता है करंट फ्लो, कैसे होता है, क्या करना होता है, इतना क्लियर है, सबको क्लियर होगा आई थिंक। तो अब इससे एक क्वेश्चन होता है, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको आंसर देना है, और अगली वीडियो में या फिर कमेंट में जो जो पूछेगा उसको आंसर मिल जाएगा। नाउ द थिंग इज, अभी एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, अब आपको ये सोच समझ के सॉल्व करना है। अब वो आप कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। तो द क्वेश्चन इज लाइक कि मेरा ना यहाँ पे करंट पास हो रहा है इसमें, लेट से इस वाले एरिया से आई करंट पास किया है मैंने। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि इस वाले एरिया पे, सपोज करो इसको मैं I1 बोल रहा हूँ, I2 बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या ये सेम होंगे, I1 इज इक्वल टू I2 होगा, और I1 ग्रेटर देन I2 होगा, और I2 ग्रेटर देन I1 होगा, और कान डिटरमाइन होगा। कंडीशन आपको क्या दे रखी है, सबको पता है, एक कंडीशन दे रखी है सिर्फ, A1 इज ग्रेटर देन A2, जो कि हम इजिली बाय फिगर भी देख सकते हैं। सो यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला पता है हमें को, I इक्वल्स टू A VD NE। अब आपको बताना है भाई, सिंपल बात है कि इधर से I1 फ्लो कर रहा है, इधर से I2 कर रहा है, तो क्या ये दोनों सेम होंगे, क्या होंगे, तो ये चीज आपको क्लियर होने चाहिए। तो चलो दिमाग लगाओ अपना, जिन जिन लोगों ने सोच रखा है वो आंसर मार्क कर लो पहले, फिर देखते हैं कि सही है नहीं है। तो लोगों ने दिमाग लगाया होगा, सपोज करो A1 इज ग्रेटर देन A2 एंड I1 इज ग्रेटर देन I2 होना चाहिए, क्योंकि क्यों, वाई, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इज दैट ट्रू? उस हिसाब से इस वाले फॉर्मूला से, क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, तो कुछ बच्चे ये मार्क करेंगे क्योंकि उनको ये दिमाग में रहेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग है भाई, आई की जो वैल्यू होती है वो रियल में होती क्या है, हमने अभी अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, आई बराबर dQ/dt, चेंज इन चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और वो किस वजह से, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, और एट अ कांस्टेंट क्या एरिया से जब पास कर रहा है। तो सिंपल बात है, कांस्टेंट एरिया से dQ/dt को हम आई बोलेंगे। ठीक है, सिंपल बात है। अब dQ/dt है जो, जिसको हम आई बोल रहे हैं, वो AVDN ही। ठीक है, अगर इस एरिया से सपोज करो I1 करंट पास कर रहा है, I बराबर हमने लिख दिया AVDNE, तो जितना चार्ज यहां से पास कर रहा होगा, चार्ज मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, Q बराबर हमारा क्या होता है पता है आपको, Q बराबर होता है N इंटू E। ठीक है, और N इंटू E, यहाँ पे ये N और ये N दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, जल्दी से याद करके बताओ, अगर किसी को पता है, किसी ने अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस कि चार्ज इससे छोटा हो ही नहीं सकता, और वो जो भी होगा ना, E यानी कि जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उसको मानो पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो अलग अलग, तो उससे उसकी क्या होगा, कोई भी चार्ज हम लेंगे तो उससे बड़ा ही निकलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, पहली बात तो, अगर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अप्लाई, हमें नहीं पता किधर हो रहा है, लेकिन मान लो करंट है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में, तो सिंपल बात बस इतनी सी है कि जो हमारा आई है ना, वो dQ/dt है, और एक, अगर मैं लेट से dt टाइम में ले रहा हूं तो n ही, dQ क्या है हमारा, n ही, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो कर रहे हैं इधर साइड से, मान लो अगर लेट से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो फिर हमारा क्या है, इधर डायरेक्शन में भी हमारे उतने ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गई, फिर क्या होगा, तो फिर कन्वर्ट क्या है, इसका आंसर I1 इक्वल्स टू I2 आएगा। अब सोचो क्यों आएगा, सोचो सोचो सोचो, अपने आपको टाइम दो, वीडियो को पॉज करो और टाइम देके बताओ। तो जहां तक आपने कुछ सोचा होगा, assumption किया होगा,
तो प्रॉब्लम इज दैट कि A1 और A2 डिफरेंट हैं, बट इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि देखो चार्ज तो वहां से सेम ही जा रहा है, और पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, उस एरिया में उतना चार्ज जा रहा है। देखो चाहे A1 लिया चाहे A2 लिया, चार्ज यहाँ पे क्या है, Q से ही पास हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी बात करी जाते हैं, यहाँ पे Q बराबर N ही यहाँ से भी पास कर रहे हैं, Q बराबर N ही यहाँ से भी पास कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, हमारा I1 इक्वल्स टू I2 हो गया, लेकिन A1 A2 से फर्क क्या पड़ेगा, तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो चेंज हो जाएगी। जैसा कि हमने पढ़ा भी, एक हमने, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखी है तो हम पढ़ते हैं A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, ये होती है फ्लो इक्वेशन। इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। याद आया। तो जब भी हम फ्लो वाली बात कर रहे हैं तो किस किसने दिमाग लगा लिया था, वो भी सोचने वाली बात है, यही तो है। अब देखो पूरी फिजिक्स में यही है, अगर आपने बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ी है ना, फिजिक्स इतनी आसान है फॉर जेई एज वेल एज नीट स्टूडेंट्स। मैं आपको डायमेंशन वाली भी चीजें पढ़ाऊंगा, सब चीजें पढ़ा दूंगा, सब बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो V यहाँ पे लेट से डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जहां पे एरिया ज्यादा है ना वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 लेफ्ट से लेता हूं तो वो यहाँ पे कम हो जाएगी, और VD2 हमारी ज्यादा हो जाएगी, और इट विल कंपनसेट, क्या कंपनसेट कर देगी, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लो ही तो लिखा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A × BD। तो अब ये क्या हो जाएंगे, कंपनसेट होके हमारा जो आई होगा वो दोनों में बराबर आ जाएगा। समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता तो प्लीज डाउट पूछ लेना। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको जस्ट ऐसे दे दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना, जिसको आंसर चाहिए मैं उसका आंसर बता दूंगा, फाइनल आप उसको सॉल्व करना अच्छे से, अपने अपने मेथड से सॉल्व करो। एक क्वेश्चन तो ये है, आप नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। सिंपल 3 + 2t ये मेंशन है, मैं थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देता हूँ। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो टाइम के द्वारा ये बनाया गया है, और इसको आपका करंट बताना है, और चार्ज फ्लो कितना हुआ है t = 0 से t = 4 सेकंड में वो बनाना है। एंड ड्रॉ द फिगर और डायग्राम जो कि क्या है, या फिर ग्राफ भी कह लो, वो क्या है हमारा टी, आई वर्सेस टी का आप ग्राफ भी बनाना है इसका। अगर आपने ये बनाया तो फिर अच्छी बात है, आपको काफी कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करना है, ये एनसीईआरटी के टाइप का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आई नो इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना। और अब हम एक थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा है, फिर हम उसके बाद थोड़ा आगे जल्दी जल्दी मूव करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक थोड़ा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिए। तो लेट्स से भी हम आते हैं करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी जल्दी से डालेंगे। तो ये छोटा सा टर्म है, अगर आपको करंट समझ में आ गया तो ये बहुत आसान है, इतना कुछ कठिन नहीं है। तो करंट डेंसिटी को जल्दी से लिखेंगे, क्या होगा करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हमने डिफाइन किया है जैसे कि J एवरेज, J से डिनोट करते हैं, और उसको बोलते हैं डेल्टा आई अपॉन डेल्टा क्या एस, और यहाँ पे डेल्टा एस क्या है, एरिया से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, तो उसको करंट डेंसिटी बोलेंगे। तो करंट की डेंसिटी की बात हो रही है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले एक थॉट लिखना है, जो हमारा करंट होता है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि करंट वायर, अगर हम वायर ऐसे ऐसे मोड़ भी देंगे तो उससे मैटर नहीं करता, करंट हमारा वही निकलेगा, एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वायर, तो वायर की तरफ ही जाएगा, तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर अप्लाई किया तो करंट अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। करंट वायर में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं उसकी वजह से होता है। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू शुड नो दैट। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो बस अब करंट डेंसिटी की बात हो रही है, तो करंट डेंसिटी, इसको जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी फास्ट करके लिख के दिखा देता हूँ। तो जो करंट डेंसिटी की बात हो रही है, तो करंट डेंसिटी में अपना सिंपल सिंपल सा है बेसिक। करंट क्या होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता उसकी डायरेक्शन क्या है। लेकिन जो करंट डेंसिटी एक पॉइंट होती है ना, तो हमने जो डिफाइन करा है करंट डेंसिटी को, जे एवरेज इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी, करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या होता है, यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। लेट्स अज्यूम करते हैं, अभी तो ये जो टर्म लिखे हैं वो आप जल्दी से नोट डाउन कर लेना, लेकिन लेट्स से इसमें डिफाइन करते हैं, अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो हमारा सिंपल सिंपल ये फॉर्मूला है ही कि भाई कि जे है, और जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन
एरिया, ठीक है। एक तरीके से J इक्वल्स टू I अपॉन एरिया हम लिख सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है, मान लीजिए एक एरिया है, सपोज करो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, मेरी I इज इन दिस डायरेक्शन, और मैं एक एरिया मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया यहाँ पर, लेट्स अज्यूम कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया, तो करंट क्या इधर से पास हो रही है, सो हमारा J यहाँ पर क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? अज्यूम कर लो कि क्या हो जाएगी, एरिया हमारा है लेकिन करंट जीरो है, तो J हमारा क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी यहाँ पे हमारी जीरो हो गई, क्योंकि सर पास ही नहीं कर रहा है। सो उस हिसाब से अगर डिफाइन करता हूँ, लेट्स से मैंने थीटा लिया एक हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ पे जो एंगल ये एरिया बना जिस डायरेक्शन में करंट है, तो हमारा क्या वहां पे क्या है? ds cos थीटा, तो हमारा उससे हम इसको क्या करेंगे, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। सो तो एरिया, तो हम J बराबर क्या लिखेंगे? J बराबर हम लिखेंगे DI, यानी कि करंट अपॉन ds cos थीटा। cos थीटा वाली बात हो रही है जिस डायरेक्शन में, अगर लेट से हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो DI अपॉन ds हो ही जाएगा अपना। तो DI बराबर हमें पता है, लेकिन अगर हमें पूरा करंट निकालना है तो J अपॉन J डॉट ds, तो डॉट प्रोडक्ट होता है इसका, डॉट प्रोडक्ट, ये याद रख लेना, जल्दी से नोट डाउन कर लो जिसे इसको करना है, ये हमारा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। इतना समझ में आता है? अच्छे से आता है तो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। एक हमारे को एग्जांपल है कि एक इसकी करंट डेंसिटी हमको दे रखी है क्वेश्चन में, और हमें एरिया बता रखा है। एरिया एक्चुअली हमने ये खुद अज्यूम करा है कि क्या होगा, तो ds अगर हम बात कर रहे हैं, या DA में भी लिख सकते हैं कुछ लोग, जिसमें भी कंफर्टेबल होते हैं, तो 2 पाई r, और एलिमेंट हम क्या लेते हैं? dr। अगर मैंने एक एक सेपरेट समझ लो कि हमने क्या लिया, 2 पाई r इंटू डी आर हमारा क्या होता है? एक एरिया होता है जो हम एलिमेंट मानते हैं। 2 पाई r हमारी क्या हो गई? सरकमफेरेंस, और इंटू डी आर क्या? हल्का सा जो डी आर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? हम जैसे सर्कल पे मानते हैं ना, जैसे आप अज्यूम कर लो, सपोज करो दिस इज अवर सर्कल, ठीक है। अब हमने लेट से सेंटर से r डिस्टेंस पर एक डी आर हमारा वो लिया, हमने थिकनेस ली, तो उसका एरिया हमें निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं? 2 पाई r जितना है इंटू डी आर, तो क्या होती है हमारी, वो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया में कन्वर्ट होता है। तो 2 पाई r इंटू डी आर, जिसको ये समझ नहीं आया तो वो कमेंट डाउन कर देना, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे ये फिजिक्स के पुराने टॉपिक्स में होता है, जनरली मैथ्स में आप समझ सकते हो इन चीजों को, जब हम एलिमेंट ले रहे होते हैं इनिशियली, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में रिजिड वॉइड डायनेमिक्स में कर रहे होते हैं। सो करंट फ्लो थ्रू वायर, अब हम करते हैं इसको, तो हमने के लिए लिख दिया डी आई, जो कि हमें ऊपर इक्वेशन दे रखी है, इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था? J वेक्टर, अब उसको क्या लिखा है? इनटू, अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है जिस डायरेक्शन में करंट है, अज्यूम कर लिया, तो 2 पाई r इंटू डी आर, और J हमारा जो प्रोपोर्शनल है ना, वो R के प्रोपोर्शनल दे रखा है, यानी कि टाइम जो हमारी करंट डेंसिटी है वो रेडियस बढ़ने पे उसके साथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डी आई हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट करना तो आता ही होगा सब लोगों को, इतना मैथ्स में हम जानते ही हैं, इतने इंटेलिजेंट हम हो ही चुके हैं, इतनी हमने पढ़ाई करी चुकी है। तो J को J नॉट लिख दिया, R लिख दिया, तो 2 पाई r² इंटू डी आर हो गया। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना सबको आता ही है, तो J बराबर J नॉट लिख दिया, 2 पाई r³ का r³ बाई 3 लिख दिया, और यहाँ से 0 से r लिख दिया। अब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर, तो हमने क्या लिख दिया? J नॉट इंटू 2 पाई r³ बाई 3 बराबर हमारा क्या हो गया? ये डी आई था और ये हमारा करंट कन्वर्ट हो गया। सो हमारा फाइनल आंसर क्या गया? J नॉट इंटू 2 पाई r³ बाई 3, दैट इज अवर आंसर। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं